नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए खबरों की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी आज। यात्रा के अंतिम चरण में क्रोएशिया के दौरे को पीएम ने बताया ऐतिहासिक, कहा मित्रता और व्यापक सहयोग का नया अध्याय शुरू। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों की सुरक्षित भारत वापसी, छात्रों ने जताया आभार। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। ईरान इजरायल में से कोई झुकने को नहीं तैयार। जिनेवा में कल ईरान से परमाणु वार्ता करेंगे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। यूएनएससी ने भी बुलाई इमरजेंसी बैठक। मूसलाधार बारिश के कारण झारखंड के रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी के साथ 11 बांध हाई अलर्ट पर। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ 2 दिन शेष। देश दुनिया में लोग योगाभ्यास में जुटे। आयुष मंत्रालय की ओर से योग महाकुंभ जारी। आइए समाचारों को जानें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी सफल यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के अंतिम चरण में क्रोएशिया का दौरा किया, जहां दोनों देश के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में भारत और क्रोएशिया के बीच कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे 4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए क्रोएशिया की जनता और सरकार के प्रति आभार जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि क्रोएशिया की जनता और सरकार के प्रति आभार, जिन्होंने इस यात्रा के दौरान गर्मजोशी से स्वागत किया। ये वास्तव में एक ऐतिहासिक यात्रा रही। ये यात्रा हमारी मित्रता और व्यापक सहयोग की साझा यात्रा में एक नया अध्याय शुरू करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाग्रेब स्थित ऐतिहासिक महल में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच से मुलाकात की। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा रही, जिसने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री प्लेंकोविच ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। दोनों देशों में 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए। सभी जानकारियों से भरी हुई हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। क्रोएशिया में ये पहला मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस यूरोपीय देश की यात्रा की। एयरपोर्ट पर खुद क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच अगवानी करने पहुंचे। उसके बाद सेंट मार्क स्क्वायर स्थित बेंसी ड्योरी में औपचारिक स्वागत हुआ। जाग्रेब की इस ऐतिहासिक और मनमोहक धरती पर जिस उत्साह, आत्मीयता और स्नेह से मेरा स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। द्विपक्षीय संबंधों का ये नया अध्याय है। इस मौके पर दोनों ही देशों ने कृषि, साइंस एंड टेक, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कुल 4 समझौते किए। वहीं सेमीकंडक्टर, स्पेस, मोबिलिटी सहित कई ऐसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावना भी जताई। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में
सहयोग को बढ़ावा देंगे। शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स के बीच जॉइंट रिसर्च और कोलैबोरेशन पर बल दिया है। भारत अपने स्पेस अनुभव को क्रोएशिया के साथ साझा करेगा। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से मजबूत बताया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते का पूर्ण समर्थन जताया और आतंकवाद के जंग में भारत का साथ देने की बात कही। Expressed sorrow for the terrorist attack that happened in India, after which India had to react. And we also said that the global situation in terms of security is very volatile. So it is important to have the most influential actors worldwide to give their contribution to peace, de-escalate conflict, and to respect the rule of international law. We have understood very well the Indian Prime Minister's message on fighting against terrorism. जाग्रेब स्थित होमलैंड स्मारक पर जाकर प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया के उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1991 से 1995 के बीच आजादी के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। प्रधानमंत्री ने जाग्रेब के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और व्यावसायिक केंद्र सिटी सेंटर का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शहर की संस्कृति को समझने का बेहतर अवसर रहा। आपके शहर की संस्कृति, जीवन शैली और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का सुंदर अनुभव हुआ। यहाँ मुझे एक अपनेपन का एहसास हुआ है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात कर साझा मूल्यों और हितों पर चर्चा की। जाग्रेब से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्रोएशिया में योग प्रेमियों को शुभकामनाएं दी और दोनों देशों की सभ्यता साझेदारी को सराहा। भारत और क्रोएशिया के बीच कूटनीतिक संबंध 1992 में स्थापित हुए थे। इस ऐतिहासिक यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हुआ है। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। क्वेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में जगह मिली है। पिछले साल 46 भारतीय संस्थान रैंकिंग में शामिल थे। 2014 के मुकाबले क्वेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल होने वाले भारतीय संस्थानों की संख्या में 390% का इजाफा हुआ है। 2014 में महज 11 भारतीय संस्थान इस रैंकिंग में शामिल थे। इस प्रकार भारत का शिक्षा तंत्र G20 देशों में सबसे तेजी से विकास करने वाला शिक्षा तंत्र बन गया है। क्वेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद सबसे अधिक संख्या में भारतीय संस्थान शामिल हैं। क्वेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 123वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल IIT दिल्ली की रैंकिंग में 27 स्थानों का उछाल आया है और संस्थान पहली बार दुनिया के शीर्ष 125 विश्वविद्यालयों में शामिल हुआ है। क्वेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 3 भारतीय संस्थानों को शीर्ष 200 में जगह मिली है। IIT दिल्ली एक और जहां सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान बन गया है, वहीं रैंकिंग में IIT बॉम्बे 129वें और IIT मद्रास 180वें स्थान पर आ गया है। IIT मद्रास पहली बार दुनिया के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल हुआ है। दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में शामिल अन्य भारतीय संस्थानों में IIT खड़गपुर 215वें, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 219वें, IIT कानपुर 222वें, दिल्ली यूनिवर्सिटी 328वें और अन्ना यूनिवर्सिटी 465वें नंबर पर है।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत सिरमौर बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय केंद्र सरकार को देना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं ये उसी का परिणाम नजर आता है। जी संध्या, देखिए बिल्कुल, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग मानी जाती है दुनिया की, और पिछले कुछ सालों में भारत का दबदबा लगातार बढ़ा है। और पिछले साल 46 संस्थान थे इस रैंकिंग में, इस बार 8 की वृद्धि हुई है और 54 संस्थान इसमें शामिल हुए हैं। और जैसा कि आप अपनी स्टोरी में भी बता रहे थे कि 2011 के मुकाबले 5 गुना वृद्धि हुई है 2014 के मुकाबले। 2014 में जहां 11 संस्थान थे और इस बार 54 संस्थान है, मतलब करीब करीब 5 गुना की वृद्धि, यानी 390% की वृद्धि देखने को मिली है। तो काफी जबरदस्त इंप्रूवमेंट भारतीय शिक्षण संस्थानों की क्वालिटी में, गुणवत्ता में देखने को मिली है पिछले 10 साल के दौरान। और श्रेय निश्चित तौर पर सरकार को जाता है, साथ उससे ज्यादा श्रेय जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जाता है। जो 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, वो हमारे जो एजुकेशनल लैंडस्केप है उसमें एक आमूलचूल बदलाव ला रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रिसर्च पर, इनोवेशन पर और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी इंटरनेशनलाइजेशन पर काफी जोर दिया गया है। और देश के जो तमाम उच्च शिक्षण संस्थान है वहां पर बड़ी संख्या में रिसर्च हो रहे हैं, छात्र इनोवेशन कर रहे हैं और इसका काफी असर रैंकिंग पर देखने को मिला है। और अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात करें तो भारत में उच्च शिक्षा का पिछले 2 साल के दौरान अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोल रहे हैं। वहीं भारत के जो विश्वविद्यालय हैं, IIT जैसे संस्थान है, वो बाहर भी अपने कैंपस खोल रहे हैं। तो एक जो अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है शिक्षा का, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और IIT दिल्ली की जैसे हम बात करें, पहली बार 125 के अंदर IIT दिल्ली की रैंकिंग आई, 123वें स्थान पर है। और उसकी अगर हम रैंकिंग, अलग अलग जो मापदंड होते हैं रैंकिंग के, तो आप देखिए एम्प्लॉयर का रिपुटेशन, यानी जो वैश्विक एम्प्लॉयर होते हैं वो ये रिपुटेशन देखते हैं कि हमारे वहां से जो ग्रेजुएट होने वाले छात्र कितने जॉब रेडी हैं। तो एम्प्लॉयर के रिपुटेशन में IIT दिल्ली का दुनिया में शीर्ष 50 में स्थान है, 50वें नंबर पर है एम्प्लॉयर रिपुटेशन में। साइटेशन पर फैकल्टी की बात, जो मैं रिसर्च की बात कह रहा हूँ कि संस्थान में क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च कैसा है, उसका इम्पैक्ट किस तरह है, जो फैकल्टी वहां पर कितना रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें भी शीर्ष 100 में शामिल है, 86वें नंबर पे है IIT दिल्ली। और एकेडमिक रेपुटेशन की बात करें कि कितना एकेडमिक एक्सेलेंस है, शिक्षा का स्तर क्या है, उसमें भी शीर्ष 150 में शामिल है IIT दिल्ली। तो ये जितने भी मापदंड हैं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर, शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को लेकर, उसमें भारतीय जो संस्थान है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ साल के दौरान जो भारतीय संस्थान, अधिक से अधिक जो भारतीय संस्थान है वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि झारखंड में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है और पिछले 3 दिनों से राज्य बारिश से सराबोर है। रांची समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश अभी भी जारी है। आज मूसलाधार बारिश को देखते हुए रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा समेत कई जिलों में स्कूल भी बंद हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की है। निचले इलाकों से भी लोगों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य की नदियां और नाले उफान पर हैं और सड़क पर जल जमाव से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई नदियों पर बने पुल के भी बहने की खबर आ रही है। वहीं झारखंड के अलावा गुजरात में भी पिछले 24 घंटों में 160 तालुकों में बारिश हुई है, जिसमें से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 9.8 इंच बारिश डांग के आहवा में दर्ज की गई है। फिर वलसाड़ के कपराड़ा में 9.5 इंच, वघई में 7.7 इंच बारिश दर्ज हुई है। वहीं 8 तालुकाओं में 4 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। 34 तालुकाओं में 2 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य में सामान्य बारिश के कारण कुल 206 जलाशयों में पानी की आवक दर्ज की गई है, जबकि राज्य के 11 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आज मौसम विभाग ने भरूच, सूरत, डांग, तापी, वलसाड़, नवसारी, दमन, दादर और नागर हवेली, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली,
और भावनगर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अहमदाबाद, गांधीनगर समेत मध्य, उत्तरी और सौराष्ट्र में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ गुजरात के गांधीनगर से हमारे संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां तपती गर्मी से लोग परेशान थे और उसके बाद जब मानसून ने अपना रुख किया है तो ये रुख सामान्य बारिश का नहीं है बल्कि जनजीवन अस्त व्यस्त करता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह पर रेड अलर्ट जारी किए गए हैं, कई जगह पर लोगों का जल भराव की वजह से जीना मुहाल हो रहा है। इस वक्त का क्या कुछ अपडेट देंगे आप? जी बिल्कुल, बात की जाए तो गुजरात में लास्ट 3 दिन से बारिश हो रही है। खास करके बात की जाए तो पहले सौराष्ट्र के अंदर जो बारिश हुई थी, भावनगर और बोटाद में बारिश हुई थी, उसके बाद जो कल रात की बात की जाए तो डांग और वलसाड में 10 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है और गांधीनगर और अहमदाबाद में भी ज़्यादा बारिश हुई है। गांधीनगर और अहमदाबाद में रात को 3 इंच से ज़्यादा बारिश होने की वजह से कई इलाकों में पानी भरने की समस्या सामने आई है, जल भराव की स्थिति है। पूरा एरिया है जो बेट में होने के दिख रहा है। साथ में बात की जाए तो गुजरात के राहत कमिश्नर सभी ये स्थिति को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गांधीनगर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से सभी ये मॉनिटरिंग किया जाता है। अगली समय में भी जो बारिश के रेड अलर्ट जारी की गई है उसके लेकर सभी जिले में SDRF और NDRF की टीमों को भी तैनात किया गया है। लोकल प्रशासन को जी, तो ये दृश्य आपको गांधीनगर से हम दिखा रहे हैं जहां बारिश का कहर जारी है। ये पूरी रणनीति बना अगले 5 घंटे 6 घंटे में शक्यता मतलब ज्यादा बारिश की संभावना है, उसको लेकर भी तमाम अलर्ट के ओर से तंत्र भी कामगिरी अभी वहां पे कर रहा है। खास करके मुख्यमंत्री और गुजरात के जो उच्च अधिकारी है वो भी स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से यहाँ की लगातार जाँच कर रहे हैं। जी दुर्गेश, हम दृश्यों में भी देख रहे हैं कि बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, आवागमन भी प्रभावित हुआ है और ऐसे में 160 तालुकाएं जो है वहां पर भारी वर्षा ने कहर बरपाया है। ऐसे में मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो किस तरह की चेतावनी जारी की गई है और स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो किस तरह से राहत और बचाव कार्य करते हुए नजर आ रहा है स्थानीय प्रशासन? जी बिल्कुल, बात की जाए तो गुजरात में पहले बारिश में ही सभी नदी रिवर बोलते सभी जो है वो अभी फुल दिख रही है। स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, सभी को दिक्कत पहुंची है। स्थानिक प्रशासन के साथ मिलकर गुजरात स्टेट के सभी अधिकारियों सतत उनके संपर्क बनाए रखे हैं और सभी जो वीज लाइन होती है, रोड रास्ता बंद हुए, उसको पुनः स्थापित करने की अभी कामगिरी चल रही है। खास करके अभी भी जो रेड अलर्ट है उसके लेकर तंत्र द्वारा पूरी कामगिरी की जा रही है। खास करके अगले दिन में जो भी ज्यादा बारिश होगी तो खास करके अभी जो बरसात हुई है, बारिश हुई है, वो सभी जगह पे खास करके प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। उसके लेकर भी तंत्र अभी अलर्ट है और सभी अधिकारी मिलकर NDRF, SDRF, स्थानिक पुलिस तंत्र, जिला वहीवटी तंत्र सभी ये इसकी जांच कर रहे हैं। जी दुर्गेश, के स्कूलों में भी छुट्टी की किसी तरह की कोई घोषणा की गई है या फिर विस्थापन के कार्य को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जहां पर पानी भर गया है? जी बिल्कुल, बात की जाए तो कल बोटाद और भावनगर में जो निचान वाले विस्तार थे वहां से सभी लोगों को हटाया गया था। अभी सभी राबता मुजब स्कूल अभी चल रही है। अभी क्योंकि डांग और वलसाड में ज्यादा बारिश है, अभी जो आगे बारिश हो सकती है तो उसके लेकर स्कूल प्रशासन अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है। जिला वहीवटी तंत्र भी अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है। खास करके गुजरात सरकार की ओर से अभी कोई स्कूल बंद होने की ऐलान नहीं किया गया, मगर जो आगे बारिश हो सकती है तो उसके लेकर कल क्या स्थिति है वो बता सकते हैं। वो अगर नदी और नालों की बात करें तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन कौन सी तालुकाएं हैं जहां पर नदी नाले उफान पर हैं या फिर जो अपना तय मानक है उसके ऊपर बह रहे हैं? अभी जो बोटाद है, अमरेली है, भावनगर है और डांग और वलसाड, ये सभी जो रिवर है वो अभी ओवरफ्लो हो गए। सभी छोटे तालाब है, नाले है, वो सभी ओवरफ्लो हो गए। उसकी वजह से सभी निचार वाले जो गाँव है उसको भी अलर्ट किया गया है। गाँव के सभी लोगों को बताया गया है कि आप नदी के पट में ना जाइए जिसके वजह से कोई दुर्घटना घटे। खास करके गुजरात सरकार की ओर से सभी तकेदारी ली जा रही है। यहाँ पे तमाम जो गुजरात सरकार की टीमें हैं वो सतत स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से कामगिरी अभी कर रही है। जी दुर्गेश, इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से किस तरह की तैयारियां की गई हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, मूसलाधार बारिश का कहर सामने आता है तो कहीं ना कहीं जल जनित जो बीमारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं पैदा होने लगती है और उससे लोग प्रभावित होते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो स्थानीय सरकार की तरफ से किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं?
कि बिल्कुल आरोग्य विभाग और शहरी विभाग के जो आरोग्य तंत्र है वो भी सतत अलर्ट है। जहाँ पानी भरा हुआ होता है वहाँ से पानी निकले, क्योंकि वहाँ से पानी निकलेगा तो वहाँ पे बीमारी ज्यादा नहीं होगी। पानी भरा हुआ के वजह से वहाँ पे आसपास के विस्तार के लोगों को बीमारी हो सकती है, जिसके लेकर पानी का निकालना पहले जरूरी है, वो निकाल रहे हैं। साथ में जो बात की जाए तो आरोग्य तंत्र के हर CHC, PHC और जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें भी पूरा स्टाफ को 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए भी बोला गया है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में भी आरोग्य अधिकारी मौजूद है, वहां से सभी जिलों का मॉनिटरिंग किया जा रहा है और सभी जरूरी चीज वस्तुओं को वहां भेजा जा रहा है और सभी जो आरोग्य का कामकाज चल रहा है उस पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जी बिल्कुल दुर्गेश, और झारखंड से हमारे संवाददाता दिवाकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रांची से इस वक्त का अपडेट देंगे। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में जो है धमाकेदार एंट्री की है मानसून ने, लेकिन जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है, लोगों का जीना भी मुहाल हुआ है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो वो कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं बारिश की वजह से? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटों से बारिश का सिलसिला नहीं थमा है। ज्यादातर जगहों पर जलमग्न की स्थिति है और कई जगह तो मैंने जो लोगों का घरों का आवागमन है वो भी एक तरीके से ठप हो गया है। कई नदियां उफान पर है, चाहे वो जमशेदपुर की तरफ आप चले जाए, खूंटी की तरफ चले जाए, सिमडेगा की तरफ चले जाए, बोकारो हो गया, पतरातू के पास चले जाए, तो ये तमाम जगह है जहां पर की जो नदियां हैं वो सड़कों पर पहुंच गई है। उफान इतना ज्यादा है, कई जगहों पर तो कई जो पुल है वो भी फंस गए हैं। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो बारिश मानसून का जो एंट्री झारखंड में हुआ है वो एक तरीके से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर आज झारखंड के ज्यादातर जिलों में जो है वो स्कूल को बंद कर दिए गए हैं, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र ने जो रेड अलर्ट की चेतावनी दी है कि कई जगहों पर जो मूसलाधार बारिश का सिलसिला है वो अगले 24 घंटों तक लगातार जारी रहेगा। तो मानसून, हालांकि एक अच्छी बात यह है कि किसानों के चेहरे खिल गए हैं कि मानसून की जो एंट्री हुई है, करीब 15 दिन का इंतजार के बाद झारखंड में मानसून की कल एंट्री हुई है, तो उसके बाद से जो किसान है वो काफी खुश हो गए और खेत खलिहान की ओर रुख करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो शहरी इलाके हैं, जो निचले तक इलाके हैं, जहां पर लोग निचले इलाके में रहते हैं, उन जगहों को भी खाली कराया जा रहा है, क्योंकि बारिश का ये जो सिलसिला है ये आने वाले दिनों में थमने वाला नहीं है। और जो मूसलाधार बारिश हो रही है कई जगहों पर, कई जिलों में, चाहे राजधानी रांची की बात करें, बोकारो की बात करें, रामगढ़ की बात करें, खूंटी की बात करें, तमाम जगहों पर मूसलाधार जो बारिश हो रही है, कड़क के साथ बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई लोगों की जान भी गई है। 3-4 लोगों की जान इस वजह से चली गई है कि वज्रपात की जो घटनाएं हैं वो एकाएक यहाँ पर हुई है और लोग खेत खलिहान में ही, तो इस दौरान उनकी 4 लोगों की मौत हुई है। तो ये एक बारिश जो है वो आफत की बारिश बनकर निकल कर आई है सामने। जी दिवाकर, क्या इसको पूर्व की तैयारियों की कहीं ना कहीं कमी माने, या फिर मानसून की जो ये आमद है, जो तेज बारिश है, उसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है? किस तरह से इसको देख सकते हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से बारिश हो रही है और लोगों के आवाजाही में भी परेशानी हो रही है, लोगों को विस्थापित करना पड़ रहा है। तौर पर ये मूसलाधार बारिश, क्योंकि एक तरीके से इसे प्रकृति के साथ जोड़कर देखना चाहिए कि बारिश का जो ये सिलसिला है, जब बारिश मानसून की एंट्री होती है हालांकि तो लगातार 2-3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती है। तो वैसे में सरकार को और प्रशासन को और आपदा प्रबंधन विभाग को इंतजाम तो करने ही चाहिए कि किस तरीके का इंतजाम हो। तो हालांकि एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया। कई जो निचले इलाके हैं वहां पर पहले से ही जब ये मानसून की बात आ रही थी कि झारखंड में 2 दिनों बाद मानसून की एंट्री होगी, तो उन जगहों पर लोगों को अलर्ट किया गया था, बाकायदा जागरूकता अभियान चलाए गए थे कि आप घरों से बाहर ना निकले। और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, एहतियात के तौर पर और भी कदम उठाए। तो ये तमाम तरह की चेतावनियां जारी की जा रही है। लेकिन ये जो प्रकृति, ये कुदरत का जो मानसूनी बारिश है, उसके जरिए निश्चित तौर पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। और जो मूसलाधार बारिश हो रही है उससे नदियां उफान पर आ गई, तो उस पर कोई जी बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो एक तरफ से जहां मूसलाधार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, बता रहे थे हमारे संवाददाता झारखंड से। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है,
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने व्यवसाय के साथ सरकार के जुड़ाव के तरीके में एक बड़ा बदलाव देखा है। देश में स्टार्टअप, MSME और बड़ी कंपनियों को विश्वास, पारदर्शिता और समर्थन के माहौल में बढ़ने में मदद मिली है। आपको ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं कि भारत में कर प्रणाली की अगर बात की जाए तो अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री ने पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान, इसके लिए एक मंच लॉन्च किया था। व्यापार सुगमता के 11 साल पर अगर हम एक नज़र डालें तो वस्तु और सेवा कर को भी कई तरह से आसान बनाया गया। भारत के व्यापार परिदृश्य में लगातार परिवर्तन देखने को मिले हैं, जो व्यापार को, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है। वहीं एंजल टैक्स की बात करें तो इसे समाप्त कर दिया गया। वस्तु एवं सेवा कर ने एक खंडित और जटिल अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया, जिसने व्यवसायों को और उपभोक्ता दोनों पर बोझ डाला हुआ था। भारत के व्यापार परिदृश्य में अब काफ़ी परिवर्तन आया है। भारत में उद्यमी और निवेशक अब व्यापार के अनुकूल माहौल और एक ऐसी सरकार से खुश हैं जो सक्रिय रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करती है और शिकायतों का निराकरण करती है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली अब एक ही मंच के माध्यम से सभी अनुमोदन प्राप्त करने की अनुमति देती है। भारत सरकार की इज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 2020 में SPICE प्लस नाम से एक नया वेब आधारित फॉर्म प्रस्तुत किया, जिसने पहले के SPICE फॉर्म की जगह ली। त्वरित सीमा पार व्यापार सुविधा के लिए 2007 में आइसगेट स्थापित किया गया था और इसका लाभ व्यापारियों को मिल रहा है। विनियामक और कानूनी सरलीकरण के तहत 1500 से ज़्यादा पुराने कानूनों को निरस्त किया गया। केंद्र और राज्य सरकारों में 45,051 अनुपालन बोझ समाप्त कर दिए गए। वहीं कंपनी अधिनियम के तहत 81 समझौता योग्य अपराधों में से 50 का गैर अपराधीकरण किया गया। जन विश्वास अधिनियम 2023 का कार्यान्वयन किया गया और 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों को गैर अपराधीकृत किया गया। सरकार ने 4 श्रम संहिताओं को अधिनियमित किया है, जिसमें मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 शामिल है। बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को आसान किया गया है और इससे फाइलिंग शुल्क में भी कमी आई है। ई-फाइलिंग की शुरुआत और प्रक्रिया को सरल बनाने तथा जारी करने में लगने वाले समय को कम करने के कारण पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट प्राप्त करना बहुत आसान हो चला है। बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सुधार किए गए हैं। भारत में अब विकास पुनर्परिभाषित हुआ है और इसके कारण भारत अब अमेरिका और चीन के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 से पहले कुछ 100 स्टार्टअप से भारत में अब 1.6 लाख से ज़्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। इन उपक्रमों ने 17.6 लाख से ज़्यादा नौकरियां सृजित की हैं। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। 2025 की बात की जाए तो ये संख्या बढ़कर 118 से ज़्यादा हो गई है, जो निवेशकों के अधिक भरोसे और घरेलू नवाचार को दर्शाती है। MSME परिदृश्य में सरलता और दक्षता के साथ बदलाव आए हैं। इसके साथ ही भारत ने अपनी आर्थिक यात्रा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि भी हासिल की है, जिसमें अप्रैल 2000 से दिसंबर 2024 तक सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक FDI प्रवाह 84.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। पिछले 10 वित्तीय वर्षों में FDI प्रवाह 667.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। FDI में 26% का उछाल दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में FDI 42 बिलियन US से अधिक तक पहुंच गया है। मेक इन इंडिया, उदार क्षेत्रीय नीतियों और GST जैसी पहलों ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है।
तो व्यापार के क्षेत्र में किस तरह से 11 साल सुगमता के साथ सामने हैं, आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे थे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती की है। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेलों पर हाल ही में आयात शुल्क में की गई कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने देश भर में प्रमुख खाद्य तेल शोधन और प्रसंस्करण सुविधाओं का व्यापक निरीक्षण किया है। पिछले कुछ दिनों में किए गए निरीक्षणों में बंदरगाह आधारित प्रमुख खाद्य तेल रिफाइनरियां और अंतर्देशीय प्रसंस्करण संयंत्र शामिल थे, जो कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल का आयात करते हैं। जिन प्रमुख उद्योगों का दौरा किया गया उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य शामिल हैं, जहां अधिकतम खाद्य तेल प्रसंस्करण सुविधाएं स्थित है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई जोनल टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले का खुलासा किया है। ईडी ने अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के खिलाफ 13 जून को देश के 4 शहरों मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुरुग्राम में एक साथ 7 जगहों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई OctaFX ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com के जरिए की जा रही अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के खिलाफ है, जिसमें अब तक 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला है। वहीं अब तक ईडी इस मामले में 160 करोड़ की संपत्तियों को अटैच और सीज कर चुकी है, जिनमें स्पेन स्थित संपत्तियां भी शामिल है। इस घोटाले में 2 चार्जशीट अदालत में दायर की जा चुकी है। ईडी की टीम अब इस रैकेट से जुड़े और भी लोगों की तलाश में है। और महाराष्ट्र के पुणे में कल भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जेजुरी मुरगांव रोड पर स्विफ्ट कार और पिकअप ट्रक के बीच टक्कर हो गई और घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में एक महिला समेत 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस भीषण सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए भेजा गया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और पुणे के सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और हादसे में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। राज्यसभा की 8 सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। इन 8 सीटों में असम से 2 और तमिलनाडु से 6 सीटें शामिल हैं। असम की 2 सीटों से बीजेपी के राज्यसभा सांसद बीरेंद्र प्रसाद वैश्य और मिशन रंजन दास का कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो चुका है। इसी तरह तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य अंबुमणि रामदास, एन चंद्रशेखरन, एम षणमुगम, पी विल्सन, एम मोहम्मद अब्दुल्ला और वाइको समेत तमिलनाडु से राज्यसभा के 6 सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। मतदान के बाद वोटों की गिनती भी आज ही शाम को पूरी कर ली जाएगी। 23 जून से पहले ये चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। इसमें गुजरात की काड़ी और विसावदर, केरल की नीलांबूर सीट, पंजाब के लुधियाना पश्चिम सीट और पश्चिम बंगाल के कालीगंज सीट शामिल है। गुजरात की काड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र चावड़ा, कांग्रेस के रमेश भाई चावड़ा और आम आदमी पार्टी ने जगदीश चावड़ा को मैदान में उतारा है। काड़ी सीट भाजपा विधायक करसन भाई पंजाब भाई सोलंकी के निधन के कारण खाली हुई थी। वहीं गुजरात की दूसरी सीट विसावदर पर मुकाबला भाजपा के किरीट भाई पटेल, कांग्रेस के नितिन भाई रणपरिया और आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया के बीच है। विसावदर सीट आप विधायक भयानी भूपेंद्र भाई गंडभाई के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। पंजाब के लुधियाना सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु और आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा के बीच है। लुधियाना पश्चिम की बात की जाए तो इस सीट पर आप विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के कारण ये खाली हुई थी। केरल के नीलांबूर सीट पर मुख्य मुकाबला माकपा के एम स्वराज और कांग्रेस के आरिदन शौकत के बीच है। वहीं पश्चिम बंगाल की और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ बोल रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं, सुनवाते हैं। समझ में आए इस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे समाज जीवन
और समाज की खुद की एक संवेदना की प्रक्रिया होती है, उसको खूब सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से इसकी अभिव्यक्ति का ये पुस्तक कारण बनेगा। तो मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपकी ये साहित्य की यात्रा, आपकी व्यस्तता भी बढ़ती जाएगी, मगर ये निरंतर चलती रहे और एक ऊंचाइयों तक पहुंचे। और ये मार्ग जो आपने चुना है, यही मार्ग पर आप आगे बढ़ते रहें, इसकी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब आशुतोष अग्निहोत्री एक सनदी अधिकारी हैं, IAS अफसर हैं, और मैं मानता हूं कि सनदी अधिकारियों की ट्रेनिंग में ही आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। ढेर सारी चीजों की ट्रेनिंग तो दी ही जाती है आप लोगों को, वो बहुत उपयोगी भी है, देश के लिए है, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है। परंतु वहां कहीं संवेदना को हमारी व्यवस्था में प्रस्थापित करने की ट्रेनिंग बहुत कम दी जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग का मॉडल जब बना होगा वो अंग्रेजों के काल से लिया हुआ मॉडल है। और मेरा मानना है कोई भी शासक, कोई भी प्रशासक संवेदना के बगैर जब शासन करता है तो वो उसके उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ऐसी व्यवस्था से निकले हुए आशुतोष अग्निहोत्री जी साहित्य सृजन करते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य सृजन वो ही कर सकता है जो संवेदनशील है, जिसकी संवेदना जागरूक है, न केवल जागरूक है, वो अभिव्यक्ति के स्तर पर पहुंच चुकी है। संवेदनशील होना एक गुण होता है, व्यक्तिगत गुण होता है, उसको जागरूक करने के लिए प्रयास रखना पड़ता है। मगर अभिव्यक्ति की कला तो ईश्वर दत्त ही होती है, जो ईश्वर कुछ कुछ लोगों को देता है। आशुतोष जी, आपको ईश्वर ने ये कला दी है, तो मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा आप पर है। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं। ये टाइटल की गहराई में जाएंगे तो शंकराचार्य के आत्मबोध तक पहुंचेंगे। अहम ब्रह्मास्मि का सरलीकरण करते करते आएंगे तो बूंद बूंद से बने सागर तक पहुंचेंगे। और मैं बहुत डिटेल इस पुस्तक को नहीं पढ़ पाया हूं, मगर मैंने जितना भी देखा है, एक एक पृष्ठ बूंद बूंद कर कर पूरे भारतीय समाज की दशा और दिशा और इतिहास तीनों को वाचा देने का काम आशुतोष अग्निहोत्री जी ने किया है। उन्होंने प्रकृति, परिवार, प्रेरणा, दर्शन, देश, धर्म, हर विषय को इतनी सुंदरता के साथ छुआ है। और हमारे कई पौराणिक ग्रंथों को, महाकाव्यों में से पात्रों का चयन भी आशुतोष जी की रुचि को और उनकी प्रकृति को बताता है। महाभारत में कर्ण के पात्र का चयन वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसमें न्याय की समझ भी है और संवेदनशीलता भी है। और इतनी खूबी से मैं यहां आने से पहले वो पढ़ नहीं पाया था, मगर कर्ण के मन में अंतिम समय तक, जब मरने के कगार पर खड़ा रहकर सारा पुरुषार्थ विफल गया रथ के पहिए को बाहर निकालने का, और उसने इस चीज को पहचान लिया कि माधव की ही माया है, अब मुझे जाना है, तब
कर्ण क्या बोल सकता है, वो वही कवि लिख सकता है जो कर्ण को समझता है और कर्ण के अन्याय को भी, कर्ण को हुए अन्याय को भी समझता है। स्नेह बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार से संवेदना है। उर्मी जब स्नेह में परिवर्तित होती है तब रिश्तों की शुरुआत होती है। रिश्तों का शुरुआत कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो जन्म से होते हैं, जो काम से होते हैं। रिश्ते जन्म से भी होते हैं, काम से भी होते हैं और उर्मियों से भी होते हैं। और किसी के गुण के कारण, किसी के अपने प्रति व्यवहार के कारण जो उर्मियों का सृजन होता है और संवेदना इसको अभिव्यक्ति में ढालती है, तब स्नेह बनता है। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसको अपनी पुस्तक में कई जगह से वर्णित भी किया है। और व्यक्ति स्वयं, मनुष्य स्वयं एक रिश्ता भी है, एक संवेदना भी है और एक बोध भी है, एक प्रकार से दायित्व भी है। इस चीज को मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा उसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। और आत्मबोध से राष्ट्रबोध तक ये पूरी यात्रा, मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं, वहां से आगे बढ़ती है। मैं साहित्यकार नहीं हूं, मगर मेरी साहित्य में रुचि जरूर है। जब 15-16 की आयु में ढेर सारी चीजों में से कोई किशोर अपना आगे का रास्ता तय करता है, तब कंफ्यूज न हो इसलिए बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। तो 15-16 की आयु में ही मैंने इतिहास का अध्ययन और साहित्य दोनों को छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा रास्ता मैंने अलग चुना था, मेरे काम का रास्ता भी अलग था। परंतु साहित्य में मेरी रुचि शायद मेरी माँ ने मुझे सुनाए हुए नरसिंह मेहता के भजनों से ही हुई होगी और वो आज तक बनी रही। और मैं मानता हूं कि साहित्य ने हमारे देश के इतिहास में, कम से कम हमारे देश के इतिहास में, दुनिया भर में भी हो सकता है, परंतु हमारे देश के इतिहास में देश के लिए साहित्य ने बहुत कुछ किया है। जब घनघोर अंधेरी रात्रि जैसा देश का कालखंड था, तब भी भक्ति साहित्य ने हमारे धर्म, स्वतंत्रता और संस्कृति तीनों दियों को जलाकर रखा था। कोई इसको भांप नहीं पाया और शासन बदला, किसी ने विरोध नहीं किया। मगर जब हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे साहित्य को किसी ने भी छूने का प्रयास किया, इसके खिलाफ समाज स्वयं जागकर खड़ा हुआ और उसको परास्त करने का काम किया। तो हमारे समाज की साहित्य, ये हमारे समाज की एक प्रकार से आत्मा है। साहित्य को प्राचीन से आधुनिक तक ले आना बहुत बड़ी काम है। स्थानीय से वैश्विक बनाना भी बड़ा काम है और उसी के माध्यम से व्यक्ति को राष्ट्र और समष्टि के साथ जोड़ना भी बड़ा काम है। बहुत छोटी सी पुस्तक है, मगर ये पुस्तक में ये प्रयास दिखाई पड़ता है और साच अर्थ में मैं इसलिए आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज देश में हम जो परिवर्तन की स्थिति देख रहे हैं, कई बार लगता है कि एक योग होता है तब होता है, कई बार लगता है कि एक साथ कई सारे लोग
एक विचार वाले एकत्रित हो जाते हैं तो परिवर्तन की शुरुआत होती है, मगर किसी भी परिवर्तन को हम ध्यान से देखें, बारीकी से परखें, तो परिवर्तन बहुत महंगा होता है। सालों तक एक उद्देश्य के लिए कई सारे लोग लगे रहते हैं, समर्पित जीवन जीते हैं, और धीरे 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 ये उद्देश्य के साथ जुड़ने वाला समूह बड़ा होता है, तब परिवर्तन की शुरुआत होती है। और परिवर्तन जब जन आंदोलन बनता है, तब वो परिक्रांति बनकर अंततोगत्वा परिवर्तन तक जाता है। आज देश में हम सबको परिवर्तन दिख रहा है, मगर अटल जी ने एक कविता 1975 में लिखी थी, इसकी 2 पंक्ति मैं पढ़ना चाहता हूं। उस स्वर्ण दिन के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, उस स्वर्ण दिन के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसमें न खो जाए, जो खोया है उसका ध्यान धरे। आज के भारत के परिवर्तन को देखोगे तो ये व्यक्ति ने 1975 में इसके लिए एक विचार का बीज बोने का काम किया था, और ये यात्रा करते 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 आज यहां तक पहुंची। और मुझे विश्वास है 2047 तक ये यात्रा निश्चित ही रूप से हमारे सभी प्रकार के खोए हुए गौरव को, इस देश के समाज को वापस दिलाने का काम करेगी, और हम इसकी पुनः प्राप्ति करेंगे। गोविंद मोहन जी ने हिंदी के प्रति चिंता व्यक्त की, हिंदी की पूरी यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया, अभ्यासपूर्ण वर्णन किया, मगर मैं थोड़ा उनसे असहमत हूं। कोई संकट नहीं है, मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं, और मैं मानता हूं हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकती। आधी अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती। वो केवल और केवल भारतीयता से हो सकती है, भारतीय भाषा से हो सकती है। मुझे पूरा बोध है कि लड़ाई कितनी कठिन है, मगर पूरा विश्वास है कि लड़ाई भारत का समाज जीतेगा, और फिर से एक बार आत्म गौरव के साथ हमारी भाषाओं में हम हमारा देश भी चलाएंगे, सोच भी करेंगे, शोध भी करेंगे, नतीजे भी निकालेंगे, और विश्व का नेतृत्व भी करेंगे। इसमें कोई संशय किसी को रखने की जरूरत नहीं। मित्रों, मोदी जी ने अमृत काल के लिए पंच प्राण की नींव रखी है। विकसित भारत का लक्ष्य रखना, गुलामी के हर अंश से मुक्ति प्राप्त करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता को समर्पित रहना, और हर नागरिक में कर्तव्य की भावना को प्रदीप्त करना, ये पंच प्रण आज मैं देश भर में घूमता हूं। मैं घुमंतु प्राणी हूं, देश भर में घूमता हूं, खुद लोगों के संवाद भी करता हूं। आज ये पंच प्रण एक नेता ने देश की जनता के सामने रखा हुआ लक्ष्य नहीं है, 130 करोड़ लोगों का ये संकल्प बन चुका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2047 में विश्व में हम सर्वोच्च स्थान पर होंगे। इसमें हमारी भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान भी होगा, और हमारी भाषाएं न केवल भारत, विश्व कल्याण के लिए भी
उपलब्ध कराने में तकनीक के आधार पर हम सफल होंगे। मैं फिर से एक बार आशुतोष अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप इसी प्रकार के साहित्य का सृजन करते रहिए और इस सृजन के माध्यम से विशेषकर जो देश की व्यवस्था से जुड़े हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़े हैं, इन नए बच्चों को भी इस दिशा आप बताते रहिए। ऐसी मेरी शुभकामना देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने पुस्तक के लेखक आशुतोष अग्निहोत्री को शुभकामनाएं देते हुए साफ तौर पर कहा कि साहित्य को संवेदनशील लोग ही लिख सकते हैं और ये कला ईश्वर किसी किसी को ही देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि साहित्य किस तरह से समाज की आत्मा है। 2047 की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का खोया हुआ गौरव और गर्व 2047 तक हम वापस पाकर रहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। योग महाकुंभ के दूसरे दिन आज नई दिल्ली में लोगों ने योगाभ्यास किया। आयुष मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय योग महाकुंभ योग स्वास्थ्य और समग्र जीवन शैली पर आधारित है। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम योग, स्वास्थ्य और समग्र जीवन को समर्पित है, जो लोगों को शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए प्रेरित कर रहा है। इसका उद्देश्य योग की भावना को बढ़ावा देना और आंतरिक स्वास्थ्य के साथ पर्यावरणीय सामंजस्य को जोड़ना है। वहीं श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले छात्रों ने योगाभ्यास किया, जिसमें ध्यान सहित कई तरह के अद्भुत योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। योग शरीर के स्वास्थ्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। इसे जीवन का अंग बनाना है और नियमित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। इधर जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना ने 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग सत्र का आयोजन किया, जिसमें भारतीय सेनाओं ने लोगों को विभिन्न योगासनों का अभ्यास करवाया। आपको बता दें कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो कि दुनिया को एकता और स्वास्थ्य का संदेश देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अब सिर्फ 2 दिन ही शेष हैं। देश के अलावा दुनिया भर में योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। चीन के बीजिंग में बिजनेस यूनिवर्सिटी में योगाभ्यास किया गया। ये योग गुरु आशीष बहुगुणा ने योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम के तहत इस योग सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने पर जोर दिया गया। और समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल।